हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल शिक्षा संगम 24 पर। देखिए, हम लोग अभी तक जान रहे थे कि ब्रिटिश क्राउन द्वारा भारत में कितने एक्ट लागू किए गए या बनाए गए, क्योंकि कुछ एक्ट तो ऐसे थे जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने लागू किए थे, लेकिन बनाने का काम जो किया था ब्रिटिश क्राउन ने किया था, फिर ब्रिटिश पार्लियामेंट ने किया था। तो उसी क्रम में क्या हुआ, 1935 का एक एक्ट आया और 1935 के एक्ट के बाद में कुछ बवाल होने लगा, क्योंकि वो एक्ट बहुत ही बढ़िया था। उसमें बहुत सारी अच्छी बातें भी थी, लेकिन कुछ अच्छी बातों को उसमें मेंशन नहीं किया गया जो यहाँ से क्या था एक्सपेक्ट कर रहे थे कौन, इंडियंस या भारत के कुछ ऐसे नेता जो बहुत टॉप लेवल पे उस समय बैठे थे, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। तो अब क्या है कि उसी क्रम में जब उन्होंने उस डील को पूरा मना कर दिया, तो उसी क्रम में एक आया था भारत में क्रिप्स मिशन, जो हमने पिछले लेक्चर में पढ़ा है थोड़ा सा। तो अभी बात करते हैं उसके बाद में क्या हुआ है दोस्तों। तो जैसे क्रिप्स मिशन वापस लौटा, क्योंकि वो रिजेक्ट कर दिया था भारतीयों ने, उसके बाद में एक भारत में आया वेवेल योजना, वेवेल प्लान। जो वेवेल प्लान है ये भारत में कब आया, ये पूछा जाता है। ये भारत में कब आया, तो अक्टूबर 1943 में ये वेवेल योजना भारत आई। हिंदी वाले देख लेना, लिख लेना, वेवेल योजना कब आई भारत में, तो वेवेल योजना केम टू इंडिया इन अक्टूबर 1943। ये भारत में अक्टूबर 43 में आई। अब क्या है कि इन्होंने अपना ये प्लान कब प्रकाशित किया, कब इसको प्रेजेंट किया, तो भाई साहब ये डेट आती है 14 जून 1945 की। 14 जून 1945 को इसको प्रकाशित किया गया। अब इसके तुरंत बाद क्या हुआ, इसके तुरंत बाद शिमला में एक सम्मेलन बुलाया गया, जो बहुत लंबा सम्मेलन चला था, लगभग 1 से 2 महीने के बीच में। आप कह सकते हैं कि यहाँ पर 25 जून से लेकर 14 जुलाई 1945 तक ये शिमला में सम्मेलन हुए, कई बार लगातार चलते रहे, जिसमें मुस्लिम लीग के कुछ लोग थे, जिसमें कांग्रेस के कुछ लोग थे, जिसमें कुछ और भी यहाँ पर लोग थे। तो लगातार और लोगों द्वारा, और लोगों का मतलब मोहम्मद अली जिन्ना और जो आपकी मुस्लिम लीग है उसको छोड़ दीजिएगा, समझ रहे हैं, तो उसको छोड़ दीजिएगा। मुस्लिम लीग के भी कुछ व्यक्ति ऐसे थे जो लगातार यहाँ पर भारतीय संविधान की मांग कर रहे थे, भारतीय संविधान सभा की मांग कर रहे थे। लेकिन मोहम्मद अली जिन्ना साहब और उन्हीं के कुछ साथी थे जो पृथक सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली की मांग कर रहे थे, या सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन की बात कर रहे थे, मांग कर रहे थे, डिमांड कर रहे थे। लेकिन अब ये चीज तो संभव नहीं है ना दोस्तों, एक ही देश में 2 संविधान चले, ठीक है, 2 संप्रदायों के लिए हो जाए कि ये वाली कम्युनिटी, क्योंकि अगर आज मुस्लिम लीग को आपने सेपरेट कॉन्स्टिट्यूशन बना के दे दिया, तो कल वो क्रिश्चियन लोग आ जाएंगे, ठीक है, बुद्धिस्ट आ जाएंगे, जैनिस्ट आ जाएंगे, फिर क्या करेंगे आप, तो दिक्कत हो जाएगी कि नहीं आ जाएगी। सबके लिए अलग संविधान थोड़ी ना हो सकता है। तो इसी बात के चलते क्या हुआ, जब वहां पे लगातार सम्मेलन हो गए, तो मोहम्मद अली जिन्ना के सामने बहुत सारे प्रस्ताव यहाँ पे रखे गए। तो यहाँ पर इनको एक ही चीज चाहिए थी, क्या कि नहीं, हमें तो क्या चाहिए, हमें तो अपना पृथक क्या चाहिए भाई साहब, संविधान चाहिए। हालांकि कांग्रेस के कुछ ऐसे नेता थे जो मुस्लिम थे, बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छे नेता उनको माना गया है, तो वो लोग लगातार इनको समझाने की कोशिश भी कर रहे थे, लेकिन इन्होंने किसी की भी नहीं सुनी। और अंततः क्या हुआ, इस शिमला सम्मेलन में एक ही कंक्लूजन निकला कि क्या होगा, यहाँ पर ये रिजेक्ट कर देंगे किसको, मोहम्मद अली जिन्ना साहब ने रिजेक्ट कर दिया किसको, शिमला सम्मेलन को। तो जब एक पार्टी नहीं मानी तो फिर दूसरी क्या करेगा, शिमला सम्मेलन हो गया समाप्त, खत्म हो गया। तो उसी बीच क्या होता है दोस्तों, उसी में एक बात हुई। अब देखिए, पाकिस्तान वाली बात या फिर मोहम्मद अली जिन्ना साहब की जो बात है उसको थोड़ा सा हम अलग से रख देंगे, क्योंकि हो सकता है कि अगले लेक्चर में हम उसको पूरा डिटेल में डिस्कस करें। यहाँ पर पाकिस्तान के विभाजन की बात हो या पाकिस्तान के लिए संविधान बनाने की बात हो, तो वो सब चीज कब होगी, जब संविधान सभा का निर्वाचन होगा, भारत में चुनाव होगा, और उस चुनाव में मुस्लिम लीग को कम वोट मिलेगी और उसको लगेगा कि हाँ, अब मेरा जो वर्चस्व यहाँ पर है वो बहुत ही कम रह गया या फिर नहीं रहा। तो वहां से जो मोहम्मद अली जिन्ना साहब है वो कहते कि हमें तो अपना पूरा क्या चाहिए, संविधान अलग चाहिए। तो बात अलग है, थोड़ा सा देखेंगे उसमें क्या हुआ। तो इसी बीच क्या होता है दोस्तों, क्योंकि हम बात कर रहे हैं 1945 की, तो अब देखना यहाँ पर क्या होता है। ब्रिटेन में एक नए पीएम अपॉइंट होते हैं।
ब्रिटेन में एक नए पीएम अपॉइंट होते हैं, एक नए प्रधानमंत्री वहां पर नियुक्त होते हैं जिनका नाम है क्लेमेंट एटली। नाम क्या है दोस्तों? क्लेमेंट एटली। और ये कब अपॉइंट होते हैं? तो 1945 में इनको अपॉइंट किया गया। इस डेट को आपको याद रखना है। क्यों जरूरी क्यों हो गया? क्योंकि कहीं ना कहीं आपको चीजों को कनेक्ट करना होता है, तो आप यहाँ पर इन बातों से जोड़ सकते हैं कि 1945 में वहां पर एटली बने और 1946 या 1945 के आसपास ये सब बातें चल रही थी। तो अब क्या हुआ दोस्तों, एटली एक ऐसा प्रधानमंत्री वहां पर हुआ जिनको लग गया था, भली भांति ये चीज जान चुके थे कि भाई साहब भारतीयों को अब खाली स्वतंत्रता चाहिए। अब उनको उनके लिए क्या बना दीजिए? संविधान सभा बना दीजिए, वो अपना संविधान बना लेंगे। ठीक है, क्योंकि लगातार जो महात्मा गांधी है, महात्मा गांधी द्वारा लगातार इस चीज का डिमांड किया जा रहा था। नेशनल कांग्रेस द्वारा बहुत दिनों पहले से इसका डिमांड चल रही थी। तो बहुत सारे लोग इसमें हुए, बाल गंगाधर तिलक हुए, उन्होंने औपचारिक रूप से इसकी मांग रखी थी। तो बहुत सारे लोग ऐसे हुए कि यहाँ पर संविधान सभा की मांग कर रहे थे। लेकिन एक पत्रिका थी, हरिजन नाम की एक पत्रिका थी, महात्मा गांधी द्वारा लिखी गई एक पत्रिका थी, उसमें ये चीज मेंशन किया गया था। उसके द्वारा यहाँ से महात्मा गांधी जी ने एक मांग की थी ब्रिटिशर्स से कि भारतीय संविधान सभा जो होगी या भारतीय संविधान जो बनेगा वो भारतीयों द्वारा ही बनेगा, इसमें किसी और देश का कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। और किसी और देश का मतलब यहाँ पे किससे है? तो ब्रिटिशर्स से है। क्लियर है क्या मेरी बात? तो आइएगा जरा। तो एटली वाज इन फेवर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। तो एटली भारतीय स्वतंत्रता के फेवर में थे, ऐसा माना जाता है। तो अब देखिए ये पीएम है भाई, और पीएम क्या होता है? पीएम की एक काउंसिल होती है, पीएम की एक परिषद होती है। भारत में संविधान में भी हम ये चीजें पढ़ेंगे। तो इस पीएम की काउंसिल में क्या होता? क्योंकि देखिए एक होता है मिनिस्टर काउंसिल, और जब मिनिस्टर काउंसिल होती है ना दोस्तों, इसको हम पीएम काउंसिल कहते हैं। और इस मिनिस्टर काउंसिल में 4 प्रकार के मंत्री आते हैं, और उन 4 प्रकार के मंत्री को जरा हम इधर देख लेते हैं एक बार। सबसे पहले पे आता है दोस्तों कैबिनेट। क्या आता है? कैबिनेट मिनिस्टर आता है। नंबर 2 पे आता है स्टेट मिनिस्टर आता है, राज्य मंत्री आता है। उसके बाद में आता है फ्री चार्ज स्टेट मिनिस्टर आता है। और उसके बाद में फिर नंबर 4 पे वाइस मिनिस्टर आता है। तो आपको इन बातों को याद रखना है। 4 प्रकार के मंत्री होते हैं। एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं कि इनका काम क्या होता है। एक्चुअली जो कैबिनेट मिनिस्टर है, कैबिनेट मिनिस्टर सबसे अव्वल दर्जे का, सबसे ऊपर दर्जे का एक मिनिस्टर होता है, जिसमें ये बात कहा जा सकता है, ये बात हम कह सकते हैं कि जो कैबिनेट मिनिस्टर है दोस्तों, ये कैबिनेट मिनिस्टर अब क्या होता है, जैसे भारत में भी बहुत सारे मंत्रालय हैं, अलग अलग प्रकार के अलग अलग मंत्रालय है। जैसे वित्त मंत्रालय हो गया, स्पोर्ट्स का हो गया, रेल मंत्रालय हो गया, समझ रहे हैं, तो कृषि मंत्रालय हो गया, शिक्षा मंत्रालय हो गया। तो इस प्रकार के बहुत सारे मंत्रालय होते हैं। रक्षा मंत्रालय हो गया, गृह मंत्रालय हो गया। तो वहां पर जो अपॉइंट होते हैं वो कैबिनेट मिनिस्टर कहलाते हैं, जिनके अंडर में सारी की सारी चीजें होती है। अब वहां पर कार्यरत कौन होते हैं उनके नीचे? तो स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं। लेकिन स्टेट मिनिस्टर्स के ही कुछ भाग ऐसे होते हैं, कुछ ऐसे स्टेट मिनिस्टर्स होते हैं, कुछ ऐसे राज्य मंत्री होते हैं जिनको काम तो दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर वाला, जिनको काम तो दिया जाता है कैबिनेट मिनिस्टर वाला, लेकिन उनके पास में पद रहता है राज्य मंत्री वाला। तो कहीं ना कहीं छोटे मोटे जो मंत्रालय होते हैं उनके चीफ बना दिया जाता है फ्री चार्ज स्टेट मिनिस्टर को, और इनका जो ओहदा रहता है, दर्जा रहता है, वो कैबिनेट मिनिस्टर के नीचे ही रहता है। और इनके नीचे फिर होते हैं सबसे नीचे वाले दर्जे पे, वो कौन है? तो यहाँ पर होता है उप मंत्री, वाइस मिनिस्टर। तो यहीं पर पीएम की एक काउंसिल है, और इस काउंसिल में एक यहाँ पर कौन है दोस्तों? कैबिनेट मिनिस्टर है। और उन कैबिनेट मिनिस्टर का नाम क्या है? पेंथिक लॉरेंस। क्या नाम है? GPS signal lost. पेंथिक लॉरेंस। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों जो ये पेंथिक लॉरेंस है, ये पीएम काउंसिल में एक मिनिस्टर थे, एक कैबिनेट मिनिस्टर का ओहदा इनका था। तो यहां पर इन पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में, पेंथिक लॉरेंस की अध्यक्षता में ब्रिटिश पार्लियामेंट द्वारा भारत के लिए एक मिशन भेजा गया, जिसे कहा गया कैबिनेट मिशन।
ये कैबिनेट मिशन भारत कब पहुंचा? तो कैबिनेट मिशन भारत में पहुंचा, देखिए हिंदी वाले सोच रहे होंगे कि कैबिनेट हिंदी में क्या होता है, तो इसको हिंदी में भी कैबिनेट आप लिखेंगे। तो ये कब पहुंचा? तो 24 मार्च 1946 को ये भारत में पहुंचा। और कहा जाता है कि ये जो मिशन था कैबिनेट मिशन, ये पूर्ण रूप से पावर ट्रांसफर प्रपोजल था, सत्ता हस्तांतरण प्रस्ताव था, अर्थात ये वाला मिशन भारतीयों को सत्ता सौंपने के लिए ही आया था, ऐसा कहा जाता है। तो इसमें क्या हुआ दोस्तों, इसमें दो प्रस्ताव रखे। एक प्रस्ताव था कि भारत के लिए एक क्या होगा, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनेगी, एक संविधान सभा बनेगी, और दूसरा होगा कि भारत में कौन रहेगी, अंतरिम सरकार रहेगी, टेम्परेरी गवर्नमेंट रहेगी। लेकिन हमने क्योंकि देखिए क्रिप्स मिशन आया था, क्रिप्स मिशन जब यहाँ पर 42 में आया था तो उसने क्या कहा कि संविधान सभा होगी, और दूसरा क्या था, डोमिनियन स्टेट होगा। तो उपनिवेशित राज्य से अच्छा है, बेहतर है कि टेम्परेरी गवर्नमेंट रहे, अंतरिम सरकार रहे। क्लियर है क्या मेरी बात? अब बात यह है कि पेंथिक लॉरेंस यहाँ पर इस मिशन के अध्यक्ष के रूप में आए थे, हेड के रूप में आए थे, एक प्रेसिडेंट के रूप में आए थे। लेकिन इन पेंथिक लॉरेंस के अलग भी यहाँ पर दो व्यक्ति और थे जिनका नाम था स्टेफोर्ड क्रिप्स, जो आपने पहले देखा था, स्टेफोर्ड क्रिप्स, और एक नाम था अलेक्जेंडर। तो आपको ये याद रखना है। इस मिशन के अंदर 3 व्यक्ति थे, 3 व्यक्तियों को यहाँ पे भेजा गया था। एक को प्रेसिडेंट अध्यक्ष बना के भेजा था, पेंथिक लॉरेंस को, और इन्हीं के 2 साथी या अन्य सदस्य आप कह सकते हैं स्टेफोर्ड क्रिप्स। ध्यान से सुनना, स्टेफोर्ड क्रिप्स और अलेक्जेंडर। तो यहाँ पर इनको भेजा गया भाई साहब इस मिशन को लेकर। तो इंडियंस ने इसको एक्सेप्ट कर लिया, भारतीयों ने इसे स्वीकार कर लिया। इस बात को नोट करके नीचे लिख लेना कि इस मिशन को भारतीयों द्वारा स्वीकार किया गया, इंडियंस एक्सेप्टेड इट। क्लियर है क्या मेरी बात? अब देखिएगा, जब भारतीयों ने इसे स्वीकार कर लिया तो भारत में क्या हुआ, भारत में एक अंतरिम सरकार बनाने की बात हुई। तो भारत में जब एक अंतरिम सरकार बनाई गई दोस्तों, तो यहां पर एक टेम्परेरी गवर्नमेंट बनाई गई। कब? तो 2 सितंबर या 2 सितंबर 1946 में, 2 सितंबर 1946 में भारत में अंतरिम सरकार बनाई गई। और ये अंतरिम सरकार में 2 व्यक्ति यहां पर महत्वपूर्ण हैं। प्रेसिडेंट बनाया गया किसको? वेवेल को, और वाइस प्रेसिडेंट बनाया गया किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। याद रखना, राष्ट्रपति किसको बनाया गया? वेवेल को बनाया गया, और उपराष्ट्रपति किसको बनाया गया? जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया। तो अंतरिम सरकार में ये चीजें हैं, लेकिन इससे अलग भी हम बात करने वाले हैं अभी यहाँ पर, क्योंकि कुछ मंत्रालय थे जो किसी भारतीयों को दिए गए थे, वहां से कुछ बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बातें हैं। तो आइए उनकी चर्चा करते हैं। दोस्तों अभी हमने पढ़ा है कैबिनेट मिशन को। कैबिनेट मिशन के अंतर्गत हमने 2 चीज़ें पढ़ी हैं कि वहाँ पर कैबिनेट मिशन जब भारत में आया था तो उसमें 2 प्रपोजल थे। एक था कि भारत के लिए संविधान सभा बनेगी, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बनेगी, और एक क्या होगा, अंतरिम सरकार बनेगी, टेम्परेरी गवर्नमेंट बनेगी भारत के लिए। तो उसी क्रम में जब हम आगे बढ़े थे, क्योंकि वो भारतीयों ने उसको एक्सेप्ट कर लिया था, तो वहीं पर हमने देखा था कि वेवेल को क्या बनाया था? प्रेसिडेंट बनाया गया था, और यहाँ से वाइस प्रेसिडेंट किसको बनाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू को बनाया गया था। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट और प्रेसिडेंट मिलकर ही पूरा शासन व्यवस्था को संभाले, ये तो वाजिब नहीं है। और इसी क्रम में क्या हुआ, इसी बात को ध्यान में रखते हुए पूरी एक मिनिस्टर काउंसिल बनाई गई, और यहाँ पर बहुत सारे मंत्रालय थे जो अलग अलग व्यक्तियों को उनका हेड बनाया गया। तो उसी क्रम में देखते हैं दोस्तों क्या है, क्योंकि यहाँ से कभी भी क्वेश्चन आ सकता है, आने की पूरी संभावना यहाँ से रहती है। तो एक तरफ हमने देखा मिनिस्ट्री, मंत्रालय जिसे हम कहेंगे, और एक तरफ हमने देखा मिनिस्टर्स, मंत्री जिसे हम कहेंगे। तो आप लोग भी इसको इसी प्रकार से नोट करिएगा, मिनिस्ट्री और मिनिस्टर्स। तो सबसे पहले अगर बात करें होम मिनिस्ट्री की, बात करें गृह मंत्रालय की, हिंदी इंग्लिश दोनों में देख लेना दोस्तों। गृह मंत्रालय, होम मिनिस्ट्री,
तो यहाँ पर होम मिनिस्टर किसको बनाया गया? तो दोस्तों बनाया गया सरदार पटेल को, सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनाया गया। तो यहाँ पर इस बात को आप मेंशन कर लेना जरूर ध्यान से कि होम मिनिस्ट्री किसको दी गई? होम मिनिस्ट्री दी गई दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब को दी गई। उसके बाद में नेक्स्ट आता है एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री, कृषि मंत्रालय, और कृषि मंत्रालय दोस्तों दिया गया किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। डॉक्टर यहाँ पे लिख लेना, बहुत सम्मानित व्यक्ति हुए हैं। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को यहाँ पर इसका अध्यक्ष बनाया गया या फिर इसका हेड बनाया गया, इसको कह सकते हैं आप लोग कृषि मंत्रालय का। इसके बाद में एक होता है दोस्तों लेबर मंत्रालय, श्रम मंत्रालय इसको कहेंगे, लेबर मिनिस्ट्री, श्रम मंत्रालय। तो यहाँ पर एक हेड जिसको बनाया गया, जो मंत्री यहाँ पर थे उनका नाम है जगजीवन राम। ध्यान से सुनना, जगजीवन राम, जगजीवन राम। और इसके बाद में चौथे नंबर पर एक और रखा है शिक्षा मंत्रालय, एजुकेशनल या फिर एजुकेशन मिनिस्ट्री। तो शिक्षा मंत्रालय विभाग के हेड बनाए गए किसको? श्रीराज गोपालाचारी। ध्यान से लिखना इस शब्द को, श्रीराज गोपालाचारी। क्लियर है क्या मेरी बात? तो ऊपर से रिपीट कर दे रहा हूं एक बार, होम मिनिस्ट्री सरदार वल्लभ भाई पटेल, एग्रीकल्चर कृषि मंत्रालय किसका? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लेबर श्रम मिनिस्ट्री या फिर श्रम मंत्रालय किसका? जगजीवन राम का। उसके बाद एजुकेशन शिक्षा मंत्रालय किसका? तो श्रीराज गोपालाचारी। अब आगे के चार इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है, यहां से क्वेश्चन कभी भी बन सकता है। फाइनेंस मिनिस्ट्री किसके पास दे दी? वित्त मंत्रालय किसके पास दे दिया? लियाकत अली साहब के पास में दे दिया। ठीक है, ध्यान देना, वित्त मंत्रालय किसके पास? लियाकत अली साहब के पास में। उसके बाद रेलवे मिनिस्ट्री, रेल मंत्रालय की अगर हम बात करें तो एक नाम आता है आसफ अली। आसफ अली को ये मिनिस्ट्री दे दी। इनके बाद में एक नाम आता है, एक मंत्रालय दूसरा है हेल्थ मिनिस्ट्री, स्वास्थ्य मंत्रालय। स्वास्थ्य मंत्रालय किसको दिया गया? गजनफर को दिया गया। ध्यान से लिखना इसको, ऊपर लिख दे रहा हूं ये नाम, गजनफर अली को दिया गया। उसके बाद लॉ मिनिस्ट्री विधि मंत्रालय किसको दिया गया? तो योगेंद्र नाथ को दिया गया। और डिफेंस रक्षा मंत्रालय किसको दिया गया दोस्तों? तो बलदेव सिंह को दिया गया। तो यहाँ से कुछ ये मिनिस्ट्री है, कुछ मिनिस्टर्स है जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जिनके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए दोस्तों। तो अब यहाँ से बात करते हैं कुछ अगली, क्योंकि देखिए अब भारत के लिए संविधान सभा, क्योंकि एक बात मैं आपको पहले से बता दूं अपनी बात को रोकते हुए, कैबिनेट मिशन के पास में के अंतर्गत हमने दो प्रस्ताव देखे थे, दो प्रपोजल देखे थे। इसमें सबसे पहली बात की थी किसके लिए दोस्तों? संविधान सभा के लिए बात किया था और टेम्परेरी गवर्नमेंट के बारे में बात किया था। तो नंबर 1 पे हमने क्या पढ़ा? टेम्परेरी गवर्नमेंट पढ़ी है। उसके बाद में अब हम क्या पढ़ने वाले हैं? संविधान सभा पढ़ने वाले हैं। लेकिन संविधान सभा की बात कर रहे हैं दोस्तों। हम कह रहे हैं कि भारत का जो संविधान है वो 60 देशों के संविधानों से लिया गया है, वहां से चीजें उठाई गई हैं, अडॉप्ट की गई हैं। तो 60 देशों के संविधान, अब उस समय गूगल व्यवस्था नहीं थी, तो गूगल व्यवस्था पे देखकर हम ये चीज यहां पर लिख देंगे कि हाँ वहां पर ये था, वहां पर ये था, वहां पर ये था। आज वर्तमान समय में सारे के सारे संविधान, हर चीज कहां पे मिल जाएगी? गूगल पे आपको मिल जाएगी। लेकिन उस समय ये व्यवस्थाएं नहीं थी। तो उस समय क्या था? उस समय किताबें थी लिखी हुई, तो उन किताबों को पढ़ना, अच्छी बातों को नोट करना, बुरी बातों को निकाल देना, तो ये सब काम किसी एक अकेले व्यक्ति के बस की बात नहीं थी। तो इसलिए देश के हर किसी क्षेत्र से पढ़े लिखे व्यक्तियों को, जानकार जो थे, बहुत विद्वान लोग जो थे उस समय, उन सबको इकट्ठा किया गया और उनके लिए चुनाव किया गया। कुल मिलाकर 379 यहाँ पे 89 मेंबर्स हुए थे। कितने मेंबर्स हुए थे? तो 389 मेंबर्स यहाँ पे हुए थे। तो एक बार देख लेते हैं क्या था। तो भारत के लिए दोस्तों संविधान सभा बनानी थी, तो संविधान सभा में जो मेंबर्स होंगे वो अकेला नहीं होगा, तो बहुत सारे होंगे, और बहुत सारे मेंबर्स होंगे तो वो कौन होंगे ये चीज डिसाइड किया जाएगा। किसके ऊपर? किसके बेस पे? तो भाई साहब इलेक्शन बेस। तो कहीं ना कहीं संविधान सभा का ही इलेक्शन
इलेक्शन होना है कि संविधान सभा में कौन रहेगा कौन नहीं रहेगा, किसकी पार्टी से कितने लोग रहेंगे, किसके दल से कितने लोग वहां पर रहेंगे। तो संविधान सभा का निर्वाचन दोस्तों यहाँ पे शुरू हुआ, कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्शन यहाँ पे शुरू हुआ कब, जुलाई 1946 में। तो ये क्वेश्चन अगर आपसे पूछ लिया जाए कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्शन कब शुरू किया गया, तो भाई साहब जुलाई 1946 में हुआ। और अब देखिएगा, आपसे पूछा जा सकता है एक सवाल, मैं यहां से आपको बता दूं, पूरे देश से 389 मेंबर्स निकालने हैं दोस्तों, पूरे देश से 389 मेंबर्स निकालने हैं, तो ठीक है उन मेंबर्स के लिए वोटिंग होना है, लेकिन वोट करेगा कौन? सबसे बड़ा सवाल यहाँ पे ये है कि वोट करेगा कौन? तो वोट जनता करेगी? नहीं। तो जनता नहीं करेगी तो कौन करेगा? वोट करेगा ये मेंबर्स। तो सुनिएगा, बात ये हुई दोस्तों, जहां पर जनता चुनाव नहीं करती, क्योंकि दो प्रकार के चुनाव होते हैं, आप हमेशा ध्यान रखना, दो प्रकार के चुनाव होते हैं दोस्तों। एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन, जिसको हम कहते हैं प्रत्यक्ष चुनाव, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं मेरे भाई। तो अब यहाँ पे हमें ध्यान देना है कि इलेक्शन कितने प्रकार के थे, और यहाँ पर जो ये इलेक्शन हुआ वो किस प्रकार का इलेक्शन यहाँ पे था। तो यहाँ पर हमने देखा, एक होता है डायरेक्ट इलेक्शन प्रत्यक्ष चुनाव, और एक होता है इनडायरेक्ट इलेक्शन अप्रत्यक्ष चुनाव। तो कहीं ना कहीं जब हम बात करते हैं डायरेक्ट इलेक्शन की, प्रत्यक्ष चुनाव की, तो प्रत्यक्ष चुनाव एक ऐसा चुनाव होता है जिसमें सीधा, देखिए प्रत्यक्ष मतलब प्रत्येक व्यक्ति, प्रत्यक्ष मतलब प्रत्येक व्यक्ति यहाँ पर मत देता है, वोट करता है, अपने प्रतिनिधि को चुनता है। जैसे वर्तमान स्थिति की हम बात कर लें, वर्तमान स्थिति की अगर हम बात कर ले, तो एक होता है पीएम, और एक होता है राष्ट्रपति प्रेसिडेंट। देखिए मैं आपको फंसाने वाला हूं भी, यहाँ पे सोच लेना ध्यान से, ध्यान देना, कान खोल के सुनना मेरी बात को। एक होता है पीएम, एक होता है प्रेसिडेंट राष्ट्रपति। पीएम के लिए क्या होता है? प्रत्यक्ष चुनाव होता है ना, और प्रेसिडेंट के लिए अप्रत्यक्ष चुनाव होता है। क्लियर है? कुछ लोग सोच रहे होंगे कि हाँ बिल्कुल सही बात है, मैं कह रहा हूं आपको, पीएम के लिए कभी भी चुनाव नहीं होता, इस बात को ध्यान रखना। पीएम पद के लिए कभी भी इलेक्शन नहीं होता है। अर्थात हम लोग नरेंद्र मोदी जी को जब चुने थे ना, तो हमने उनको एज ए पीएम नहीं चुना था, हमने उन्हें एज ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट चुना था, उनको एक सांसद के तौर पे चुना था, ना कि एक पीएम के तौर पे चुना था। ठीक है दोस्तों, तो जब पार्टी बहुमत में आती है तो पूरी की पूरी पार्टी अब अपने आपस में इस चीज की विचार विमर्श करती है कि सारे के सारे लोग मिलके जो बहुमत पाकर गए हैं, वो सारे के सारे लोग मिलकर पार्टी को चलाएंगे तो दिक्कत हो जाएगी। तो इसी क्रम में क्या कर दिया दोस्तों, एक लीडर बनाया जाता है और उस लीडर को एज ए पीएम अपॉइंट किया जाता है। तो पीएम पोस्ट के लिए कभी भी इलेक्शन नहीं होता है, ठीक है। लेकिन जिस प्रक्रिया से, क्योंकि अगर कोई मेंबर ऑफ पार्लियामेंट नहीं बनेगा, सांसद नहीं बनेगा, तो क्या उसको पीएम नहीं बनाएंगे? बिल्कुल नहीं बनाएंगे। तो कहीं ना कहीं उसको इलेक्शन के क्रम से गुजरना पड़ेगा, बाद में चाहे जो भी हो, पीएम बने ना बने वो बात अलग है। लेकिन जो व्यक्ति पीएम बनेगा, पहले वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनेगा, सांसद बनेगा, और सांसद के लिए हम क्या करते हैं दोस्तों, वोट करते हैं। और कौन वोट करता है? हम लोग वोट करते हैं, जनता चुनाव करती है, पब्लिक वोट करती है। तो जब पब्लिक वोट करेगी, जनता मत देगी, तो उसी को हम कहते हैं क्या? प्रत्यक्ष चुनाव कहते हैं दोस्तों, डायरेक्ट इलेक्शन कहते हैं। और उसी तर्ज पे, उसी क्रम में अगर हम देखें प्रेसिडेंट के रूप में, तो वहां पर कौन चुनता है उनको हम लोग चुनते हैं? नहीं, हमने तो कभी प्रेसिडेंट के लिए चुनाव नहीं किया, हमने तो वोट नहीं दिया। तो उनको कौन करता है? जो ऊपर बैठे हुए लोग हैं, जिनको हमने चुना, वही राज्यसभा वाली बात कर ले भाई। लोकसभा के मेंबर हम चुनते हैं, राज्यसभा के मेंबर कौन चुनता है? तो राज्यसभा के मेंबर कौन चुनेगा? लोकसभा वाले मेंबर चुनेंगे, जिनको हमने चुन के भेजा है। तो जिनको हमने चुन के भेजा या हमने जिनको चुना, वो चुनाव प्रत्यक्ष, और हमारे द्वारा जिन व्यक्तियों को चुना गया था वो किसी और दूसरे व्यक्ति को, थर्ड पर्सन को वहां पे चुनेगा, तो वो होगा अप्रत्यक्ष चुनाव। तो यहां पर क्या हुआ दोस्तों, ये हुआ अप्रत्यक्ष चुनाव। ये जो इलेक्शन हुआ था, ये प्रत्यक्ष था कि अप्रत्यक्ष था? तो ये अप्रत्यक्ष चुनाव था दोस्तों, ये इनडायरेक्ट इलेक्शन था। मेरी बात समझ गए हो या नहीं?
तो इनडायरेक्ट इलेक्शन, अप्रत्यक्ष चुनाव यहाँ पर था। एक दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बता दूं, यहाँ पर जो वोटिंग एज था, वोटिंग एज जो था वो एडल्ट एज में यहाँ पर कोई भी अपना वोट दे सकता था, अर्थात यहाँ पे वयस्क मताधिकार था, एडल्ट वोटिंग राइट था, वयस्क मताधिकार। क्लियर है क्या मेरी बात? अब वयस्क भी यहाँ पे बदलेगा सिस्टम, वयस्क में भी पहले होता था 22 साल का व्यक्ति एडल्ट होता था, लेकिन अभी 18 साल का व्यक्ति एडल्ट हो गया। तो किस प्रकार से इसको बदला गया, सारी की सारी बातें आगे जाके हम भारतीय संविधान में पढ़ने वाले हैं, क्योंकि इसमें कुछ संशोधन हुए थे। तो सुनिएगा, क्योंकि पहले तो हमें भारतीय संविधान बनाना है, तभी तो पढ़ेंगे उसके अंदर की बातें, तो बातें सब पढ़ेंगे, छूटेगा कुछ नहीं। अब आ जाते हैं वापस इधर। तो भाई साहब, भारत के लिए एक संविधान बनाना था, तो संविधान बनाने के लिए एक संविधान सभा का निर्माण किया गया, और संविधान सभा बनाने के लिए, निर्मित करने के लिए इलेक्शन होगा, जिसमें अप्रत्यक्ष चुनाव होगा, वयस्क मताधिकार होगा। तो दोस्तों क्या होने वाला है, आप लोग ध्यान से यहां पर सुनिएगा मेरी बात को, कि कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली इलेक्शन हुआ कब, जुलाई 1946 में हुआ दोस्तों। और यहां पर कितने मेंबर्स के लिए चुनाव होना था, तो ये होना था दोस्तों 389 मेंबर्स के लिए चुनाव। तो अब 389 मेंबर्स किस प्रकार से यहां पर चुने जाएंगे, तो दोस्तों यहां पर क्या होगा, अब सुनिएगा। अप्रत्यक्ष चुनाव है तो जनता वोट नहीं करेगी, तो जनता के ऊपर कौन चुनाव करेगा, दूसरे लोग चुनाव करेंगे। तो यहां पर एक मेंबर का वोट वैल्यू रख दिया 10 लाख पॉपुलेशन के बराबर। तो एक मेंबर का जो वोट बैंक था, वोट वैल्यू था, वो कितना बना दिया, 10 लाख पॉपुलेशन पर एक मेंबर बना दिया। और इस प्रकार से टोटल मेंबर्स, नंबर ऑफ टोटल मेंबर्स कितना हो गया, 389 हो गया। अब ये मेंबर्स यहां पे बट गए किस प्रकार से, यहां पर क्या है, कुछ ऐसे क्षेत्र हैं। अब इन 389 मेंबर्स के लिए क्या हुआ, ये हमें देखना है। कुछ ऐसे क्षेत्र थे इस भारतीय क्षेत्रफल पर, भारतीय भूभाग पर, जिसमें से किसी कुछ के लिए, कुछ क्षेत्र पर देशी रियासतों का राज था, क्योंकि अभी आपने पीछे देखा होगा चैम्बर ऑफ प्रिंसेस बना दिया था, 121 क्या बनाई थी, प्रिंसली स्टेट वहां पे बनाए गए थे। ठीक है, तो दोस्तों इसी प्रकार से कुछ 93 हो गए किसके, देशी रियासतों के हो गए। लेकिन कुछ एक ऐसे क्षेत्र थे जहां पर ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस जिनको कहा जाता था, ब्रिटिश भारतीय प्रांत जिनको कहा जाता था। ब्रिटिश भारतीय प्रांत मतलब क्या है, अब इसका मतलब समझ लीजिएगा। ब्रिटिश भारतीय प्रांत का मतलब यह है कि भूमि भारत की, जनता भारत की, लेकिन सत्ता ब्रिटेन की। क्लियर है क्या मेरी बात? भूमि भारत की, जनता भारत की, लेकिन सत्ता किसकी, संप्रभुता किसकी, ब्रिटेन की। तो वो क्या हो गए, ब्रिटिश इंडिया प्रोविंस। तो भाई साहब यहां पर कितने नंबर थे इनके, 292, 292। अब जब यहां पर 292 ये हो गए, और देशी रियासतों की संख्या कितनी हो गई, यहां पर मेंबर्स की कितनी हो गई, तो 93 हो गई। और यहाँ पर कुछ ही लोग देशी रियासतों के राजा आए थे, प्रिंस आए थे, बाकी किसी ने अपने आदमी भेज दिए, मुंशी को भेज दिया, किसी को भी भेज दिया। तो इस प्रकार से ये सब प्रक्रिया चल रही थी, जरूरी नहीं थी कि यहाँ पे प्रिंस ही आएगा। ठीक है, इन बातों को भी ध्यान में रखा करो, जो बातें आपको अलग से बताई जाती है। उसके बाद चीफ कमिश्नरी क्षेत्र, 4 कौन थे चीफ कमिश्नरी क्षेत्र यहाँ पे बनाए गए थे। ठीक है, मेंबर थे कितने, 4 होंगे, कौन, चीफ कमिश्नर्स होंगे, चीफ कमिश्नरी क्षेत्र के मेंबर होंगे। अब चीफ कमिश्नरी क्षेत्र कौन है, एक प्रकार से इनको यूटी कह सकते हैं, ब्रिटिश यूटी कह सकते हैं, यूनियन टेरिटरी कह सकते हैं, संघ शासित प्रदेश कह सकते हैं इन चीफ कमिश्नरी एरिया को, क्षेत्र को। क्लियर है क्या दोस्तों? तो अब यहाँ पर चुनाव होना था, तो इनमें से एक चुनाव मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जिस समय यहाँ पर इन क्षेत्र के लिए चुनाव हुआ, तो इन 292 में से 208 वोट जो दिया गया, 208 वोटों से बहुमत मिल गया किसको, कांग्रेस को। और यहाँ पर 73 वोट मिले किसको, मुस्लिम लीग को। और 15 वोट मिले यहां से अन्य को। तो जिस समय 15 वोट यहां से मिले अन्य को दोस्तों, तो एक दिक्कत यहां पर हो गई, क्या कि कांग्रेस को यहीं से बहुमत मिला, और यहां से कुछ देशी रियासतों का यहां पे क्या हो गया, विलय होगा, या फिर ये इसको समर्थन देंगे। और यहां से इनको भी अगर अलग ही निकाल दो, सबको अलग अलग ही निकाल दो, तो खाली अगर आप इसको भी रखेंगे ना, तो यहाँ पे जो कांग्रेस है उसका बहुमत है, उसका मेजोरिटी है। तो कहीं ना कहीं संविधान सभा में वर्चस्व किसका रहने वाला है, संविधान सभा में वर्चस्व किसका रहने वाला है, जो पार्टी बहुमत में होती है उसका वर्चस्व ज्यादा रहता है। और यही एक कारण था, ध्यान से सुनना मेरी बात को, यही एक कारण था कि मुस्लिम लीग के जो लीडर थे, मेन लीडर थे, जो
चीफ थे, इसके हेड थे मोहम्मद अली जिन्ना साहब। मोहम्मद अली जिन्ना साहब भारत में ही रहते हैं, संविधान बनवाते चाहे कुछ भी करते, लेकिन भारत से पाकिस्तान के अलग होने की एक मेन वजह मानी जा सकती है ये चुनाव। जब इनको लगा कि हाँ मेरा इस इलेक्शन में ये हाल है तो आगे क्या हाल होगा, और दूसरी बात जब मुझे यहीं पर मेजोरिटी नहीं मिली है, और मेजोरिटी तो छोड़ो मैं आसपास भी नहीं हूँ, और दूसरी बात मेरी ही कुछ लीग के, मेरी ही मुस्लिम लीग के कुछ लोग यहाँ पे कांग्रेस को सपोर्ट कर रहे हैं, तो आगे चलकर मेरा तो यहाँ पे क्या बुरा हाल होने वाला है। तो इसलिए यहाँ से अब इसकी डिमांड बढ़ गई कि नहीं चाहे कुछ भी हो जाए मुझे तो क्या चाहिए, पृथक संविधान चाहिए, और पृथक संविधान चाहिए तो इसका मतलब इसकी डिमांड थी अलग से पाकिस्तान स्थापित करना। तो इसी क्रम में पाकिस्तान की स्थापना का एक प्रावधान यहाँ पे आने वाला है, ठीक है, जिसकी चर्चा हम कर सकते हैं बाद में, जो ज़्यादा जरूरी नहीं है हमारे लिए। तो इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर चुनाव हुआ, तो लगभग कुल मिलाकर यहाँ पर जो जीतने वाले मेंबर्स थे, अगर इसमें से क्या करें, यहाँ पर कहा जाता है कि 384 मेंबर्स जो आए थे, बाद में कुल कितने मेंबर्स आए थे संविधान सभा के इलेक्शन के बाद में, तो उनकी संख्या कितनी है, तो 384 है। तो 384 मेंबर्स अब मिलके क्या करेंगे दोस्तों, संविधान का निर्माण शुरू कर देंगे। लेकिन ये संविधान का निर्माण ये 384 लोग एक साथ में मिलके नहीं कर सकते, और क्या होगा अब सुनिएगा। अब यहाँ पर जब संविधान सभा के लिए मेंबर्स आ गए तो अब इनकी सभा होगी। जब इनकी सभा होगी तो कहीं ना कहीं कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, किसकी कौन सुने क्या नहीं सुने, क्या किसको कुछ कह दे, ठीक है। तो इसी बात के लिए क्या किया गया, यहाँ पर अध्यक्ष बनाए जाएंगे, प्रेसिडेंट बनाए जाएंगे, कुछ मतलब पहले होंगे अस्थाई फिर अस्थाई आएंगे, और कुल मिलाकर इनकी 11 से 12 यहाँ पे सिटिंग होगी, बैठक होगी। उसके बाद में फिर एक निर्णय लिया जाएगा कि हम लोग कुछ 22-23 समितियां बनाएंगे, और उनमें से एक समिति होगी प्रारूप समिति, जो बेहद इंपॉर्टेंट है, बाकी भी इंपॉर्टेंट है लेकिन थोड़ा सा कम है, लेकिन पढ़ेंगे सबके बारे में, छोड़ेंगे कुछ नहीं, ठीक है। तो दोस्तों अगले लेक्चर में जो हम बात करने वाले हैं, तो किस प्रकार से वो बैठकें यहाँ पर होती है, किस प्रकार से यहाँ पे समिति का गठन किया गया, और किस समिति को क्या काम दिया गया, किस समिति का क्या योगदान यहाँ पर रहा, कितने मेंबर्स थे, हेड कौन था, चीफ कौन था, उन सब के बारे में हम यहाँ से चर्चा करेंगे। और फिर हमारा संविधान बन के हो जाएगा तैयार, और जब संविधान बन के तैयार होगा तो फिर हम अपना संविधान पढ़ेंगे, क्योंकि अब तक तो हम दूसरों का पढ़ रहे थे। तो हमारे संविधान की वास्तविकता क्या है अगले 2 दिन में आपको पता चल जाएगी, या शुरू हो जाएगा पता लगना, ठीक है दोस्तों। तो नोट्स लगातार बनाते रहिएगा, अभी कोविड टाइम चल रहा है, ठीक है। एक बात मैं आपको बता दूं, पढ़ाने से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात यह है कि वर्तमान समय में कोरोना है या क्या है वो चीज़ के बारे में हमें पता नहीं चल रहा है, और कहीं ना कहीं डॉक्टर्स भी विफल हैं, असफल हैं इस बीमारी से किसी को बचाने में। कुछ लोग ऐसे कि जिनका नसीब अच्छा है वो बच रहे हैं, जिसका नसीब खराब है बेचारा वो तो जा ही रहा है। फिर दूसरी बात, एडल्ट लोग जो लोग हैं वो भी बेचारे जा रहे हैं, जो वयस्क हैं, जवान हैं, वो भी जा रहे हैं, ठीक है। बच्चों की बात कर ले, बूढ़ों की बात कर ले, चलो ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं, हो जाता है कभी कभी, ठीक है। लेकिन 18, 20, 23 साल के जो लोग हैं, लड़के हैं, वो भी जा रहे हैं, लड़कियां भी जा रही हैं। तो कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि आपके शरीर में कुछ दिक्कत आपको महसूस होती है, पेन वगैरह अगर महसूस होता है, ठीक है, हाथ पैर में, ठीक है, बुखार अगर आपको लगता है, खांसी जुकाम लगता है, तो इंतजार मत करिएगा दोस्तों, ठीक है। अपना ध्यान रखिएगा, लगातार सही टाइम पे अगर आपने इलाज करा लिया तो आप लोग बच जाएंगे, आपका जो बहुमूल्य जीवन है, ठीक है, ये बच जाएगा, वरना दिक्कत होने वाली है, ठीक है। तो बिल्कुल भी लापरवाही मत बरतें यहाँ पर, और जितना हो सके पानी का उपयोग करें, ठीक है। और जितनी भी चीजें हैं जैसे अदरक हो गया, लौंग हो गया, काली मिर्च हो गया, ये सब का प्रयोग करें, ठीक है। अगर दूध आप पीते तो हल्दी डाल के पिए, ठीक है। ये चीजें ऐसी जो हम अपने घर में ही इनका यूज कर सकते हैं और अपनी हेल्थ को अच्छा बना के रख सकते हैं, ठीक है दोस्तों। तो अपना ध्यान रखिएगा, ठीक है, अपने परिवार को अपना प्यार दीजिएगा और हमारा भी, ठीक है दोस्तों। नमस्कार।